हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और अभी हम 10th के आईएमपी सीरीज पर बात कर रहे थे। मैं इसके पहले ऑलरेडी जो है लगभग 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और हर वीडियो में 5 क्वेश्चन हमने आईएमपी डिस्कस किए हैं। यहाँ पर भी हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो में मैंने जो 20वां क्वेश्चन समझाया था उसमें बी वाला पोर्शन नहीं समझाया था, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, और आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या किसी भी तरह नंबर इस पर लिखा हुआ है जैसे कि दिख रहा है व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। मैं आपका डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, एग्जाम को ज़्यादा समय नहीं है तो कृपा कर पढ़े। तो ठीक है, हम बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि आप देखेंगे, मिनरल्स और गेंगू 2020, 2019, 2018 और 2017 है ना, 4 बार क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन इस बार आने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन रही है, पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आए जरूर। तो इसे हम देख लेते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिनरल्स क्या होते हैं और क्या चीज है, गेंगू क्या चीज है, हम इसको समझ लेते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रखी है, द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट आर नोन एज मिनरल्स। हिंदी में लिख रखा है, तत्वों के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक खनिज कहलाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, समझाने का मीनिंग ये है कि आप अगर देखोगे, ये जो प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल तरीके से अर्थ में पाए जाते हैं या हमारी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, वो फिर जैसे भी हो, काले पीले नीले, भले वो आपका तांबा यानी कि कॉपर, आयरन, कैसा भी पाया जाए, किसी भी तरह से हो। ठीक है, मतलब हमें नहीं पता किस तरह से हो, कैसे भी फॉर्म में हो, वो बस वो जो है अर्थ के अंदर, उसे हम जनरली मिनरल्स कहते हैं। अर्थ के अंदर जिस भी रूप में वो पाया जाता है, जिस भी तरह से पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मिनरल्स। उसमें फिर भली गंदगी मिली हुई हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अब अर्थ के अंदर ही जो चीज पाई जाती है, इन्हें हम सिंपल तरीके से मिनरल्स कहते हैं। अब इन मिनरल्स को निकालने के बाद, क्योंकि ये प्योर तो होती नहीं, तो मिनरल्स को निकालने के बाद इनसे हम क्या करते हैं कि मिनरल्स को निकाल लिया। ये मिनरल्स मतलब जो नेचुरल तरीके से जो चीज भी पाई जाती है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसको सिंपल मिनरल्स कहते हैं। अब इन मिनरल्स को निकालने के बाद इनसे क्या करते हैं हम, द मिनरल्स फ्रॉम विच एन एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब इन मिनरल्स को हमने ले लिया, मिनरल्स यानी खनिज को ले लिया, इन खनिजों से फिर हम नए नए तत्व निकालते हैं। तो जो निकालना होता है इनसे, उसे और कहते हैं। समझ में आ गई, वह खनिज जिससे तत्व आसानी और लाभकारी रूप से निकाला जा सकता है, उसको अयस्क कहते हैं। अब क्या होता है कि खनिज जब हम निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती है, तो अयस्क में मौजूद, समझ में आ गई, यानी कि जब हमने निकाल लिया तो अब इसमें मौजूद जो गंदगी है, जो अशुद्धि है ना, उसे क्या कहते हैं, गेंगू कहते हैं, है ना। द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन सच अ सैंड रॉक इट इज नोन एज गेंगू, है ना। इसके अंदर जो मिनरल्स के अंदर जो इम्प्यूरिटीज पाई जाती है, सॉरी आपके ओर के अंदर, वह खनिज जिससे कोई तत्व आसानी से लाभकारी उससे निकाला जा सकता है, उसको अयस्क कहते हैं। और अयस्क यानी कि ओर में, ये जो ओर आपने निकाला है, मिनरल से प्राप्त किया है जो ओर, उसमें जो इम्प्यूरिटी पाई जाती है उसको गेंगू के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका इतना ही एक्सप्लेनेशन है। यूट्यूब पर भी हम जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बस यही चीजें हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आप देखोगे तो देखो लिखा हुआ है ना, आर एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ की सरफेस से जो नीचे पाए जाते हैं, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से। हमारे जो अगर सूरज, चांद, सितारे, ये सारी चीजें क्या प्राकृतिक रूप से पाई जाती है ना, इनको किसी ने बनाया थोड़ी ना है। तो ये जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं उनको मिनरल्स कहते हैं, और उनको निकाला जाता है, और फिर बाहर निकालने के बाद उनसे जो हम मेटल्स प्राप्त करते हैं उसे और कहते हैं। अब मेटल जो हमने प्राप्त कर लिया और अलग अलग चीजें प्राप्त कर ली, तो और के अंदर जो गंदगी पाई जाती है उसे गेंगू कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बिना विलंब किए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों का। ठीक है, ये हिंदी में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेंसिडिटी या विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। तो देखो स्टूडेंट, विकृत गंधिता या रेंसिडिटी का मतलब होता है सिंपल सा बासीपन। अब मैं आपको अगर इसकी इमेज बताऊंगा तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो क्या होता है ये,
When fats and oil stay in open for long, they get oxidized and become rancid, and their smell, taste change. This process is known as rancidity. हिंदी में देखें अगर, तो जब वसा और तेल लंबे समय तक खुले में रहते हैं तो वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं और बासी, पुराने और बासी हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को बासीपन या विकृत गंधता कहते हैं। खाने को ही ले लो, अगर सुबह से 3 दिन तक रोटी रखे रहेगी तो उसे फफूंद चढ़ जाती है, बस इसे ही विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। बासी का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप। लंबे समय तक अगर सब्जी रखी रहे, ज्यादातर गर्मी के दिनों में ऐसा होता है, तो उसमें कैसे स्मेल आने लगती है ना, ऊपर से व्हाइट व्हाइट कलर का दिखने लगता है, तो बस इसे ही रेंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं, है ना। इससे ज्यादा इसमें और जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लो, अगर लेना चाहो तो ले ही लिया होगा वैसे तो। वाई डू वी पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? आयरन आर्टिकल आपको पता ही है कि हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि लोहे की वस्तुओं में जो है वाटर के संपर्क में आने पर क्या लग जाती है, उसमें जंग लग जाती है, कोरोड हो जाती है, कोरोजन हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए हम पेंट करते हैं ताकि वो लंबे समय तक पानी में टिके रहे और पानी उससे टच ना हो, जिससे वो काफी समय तक बिना जो है जंग के बची रहे। तो आप देखेंगे तो दोनों का हिंदी इंग्लिश में आंसर लिखा हुआ है। आयरन आर्टिकल आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग आफ्टर पेंटिंग। आयरन सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर, यानी कि वाटर के संपर्क में नहीं आती है, मॉइस्चर के संपर्क में नहीं आती, एंड एयर विच कॉज रस्टिंग, ठीक है, और एयर जो कि रस्टिंग के लिए जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर हम इसके लिए उसको पेंट करते हैं, है ना। इसके बाद हम लोहे की वस्तु पेंट की, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद लोहे की सतह नमी और हवा के संपर्क में नहीं आती, जिससे जंग नहीं लगती। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखें तो पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ऑलवेज लेस देन 7। अब पीएच के बारे में भी हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखोगे तो ये पीएच की कुछ इमेजेस है ना। यहाँ पर भी आप देखोगे तो देखो पानी का प्योर वाटर का कितना होता है 7। तो यहाँ से अगर इस टाइप आएंगे तो कुल मिलाकर पीएच वैल्यू कम होती है, और कम होती है तो एसिडिटी बढ़ती जाती है। ये देखो मिल्क का इतना होता है ना, ये टमाटो में एसिडपन आता है, लेमन जूस यानी कि आपने देखा ही होगा जो नींबू होता है, एप्पल होता है, तो इनकी पीएच वैल्यू सबकी कैसी होती है, 7 से कम होती है। तो जिसकी पीएच वैल्यू 7 से लेस देन होगी वो हमेशा एसिडिक नेचर में जाता है, यानी कि अम्ल में जाता है, और जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी वो क्षार में जाता है, यानी कि बेस में। तो आप एक देख लो, बेकिंग सोडा, हैंड वॉश, ये सारी चीजें काय में जाती है, 7 से ज्यादा होता है इनका पीएच वैल्यू। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू भी दे रखी है। जल का पीएच वैल्यू कितना होता है 7, दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है 6.4, सिरके का पीएच वैल्यू कितना होता है 3, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4, नींबू का पीएच कितना होता है 2.4, बहुत कम, बहुत खट्टा भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब देख सकते हैं पीएच वैल्यू, आप याद रख भी सकते हैं, इनको याद नहीं भी रख सकते। ये मानव रक्त का, नींबू का, शराब का, है ना, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू, तो आप समझ सकते हो ये सारी पीएच वैल्यू होती है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। आंसर देखेंगे तो लिखा हुआ है अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है, यानी कि एसिड का पीएच वैल्यू 7 लेस देन 7 होता है। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल? देखो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है अच्छे से मिक्स हो जाना, मतलब पता ही ना चलना कि इसमें मिला हुआ भी है कि नहीं। ठीक है, अब तो इस प्रकार से जो अच्छे से मिले हुए होते हैं ना दो चीजें, उनको अलॉय कहते हैं, मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम सीमेंट में रेत गिट्टी मिलाते हैं और अगर मान लो मकान तोड़े तो हम इनको अलग भी कर सकते हैं, मे भी पॉसिबिलिटी गिट्टी को हम सीमेंट से अलग कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि तांबे में हमने थोड़ा बहुत लोहा मिक्स कर दिया तो पता ही नहीं चलता कि इसमें लोहा मिला हुआ भी कि नहीं। बहुत सारी अंगूठियां आपको मिलती होगी मार्केट में, वो बोलते हैं तांबे की अंगूठी है, लेकिन जब अगर अपन उसको चेक करें तो वो तांबे की नहीं निकली, थोड़ा बहुत उसमें लोहा मिक्स होता है, क्योंकि तांबा जो है महंगा आता है, लोहा वो सस्ता आता है। तो वो अलॉय होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है कि कुछ मिक्स है भी कि नहीं। तो अच्छे से मिक्स जो चीजें होती है उनको समांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर, या होमोजीनियस मिक्सर। तो यही क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। जिसके बाद फिर 2 डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और काफी आईएमपी क्वेश्चन है। मेटल और नॉन मेटल में अंतर, मतलब धातु तथा अधातु में अंतर, तो ये भी आपको याद रखना है। मैं इसका पहले भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स जैसे कि
आपने देखा ही होगा, आपका जो तांबा है, कॉपर है, वो मेटल है कि नहीं, सिल्वर है मेटल है कि नहीं है। जो आपके वायर होते हैं वो काय के होते हैं, कॉपर के होते हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपने जितने भी मेटल को देखा होगा, जैसे कि तांबे के बर्तन, लोहे के बर्तन आप गैस पर रखते हो तो सब चारों तरफ अच्छे से गर्म होते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसका उल्टा यहाँ पर लिख दो आप, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात। दूसरा पॉइंट है, मेटल्स आर मेलेबल दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मतलब मेलेबल का मतलब होता है कि मेटल को अगर हम पीटते जाए, लोहार की दुकान पर लोहे को देखा होगा आपने कि मेटल को पीटते जाए तो बारीक शीट में कन्वर्ट हो सकता है। तो मिलेबल, इस प्रॉपर्टी को मिलेबल बोलते हैं, ठीक है, कि पीटने पर बारीक शीट में एकदम कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो जिसके अलावा नॉन मेटल ऐसे कन्वर्ट नहीं होते, इसका उल्टा इसमें लिख दिए। जिसके बाद डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब अगर खींचे तो ये लंबे वायर में कन्वर्ट होते हैं। आपने एल्यूमिनियम का वायर, कॉपर के वायर देखे तो हैं, तो ये लंबे कैसे बनाए गए, ये इनका नेचर है, डक्टिलिटी इनके अंदर, मतलब खींचते हैं तो खींचते ही चले जाते हैं। समझ में आ गई। तो जो प्रॉपर्टी इस प्रकार से खींचे तो खींचते ही चले जाए तो उसको डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब रबर को मत लागू कर देना इसमें, रबर खींचने पर वापस चले जाती है, वो डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं है। इनको खींचते हैं तो खींचने पर वैसे ही रह जाते हैं ये, ठीक है। तो लिखा हुआ है, मेटल्स आर डक्टाइल दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मतलब वायर बनाए जा सकते हैं इनकी मदद से। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, इनसे वायर नहीं बनाए जा सकते। मेटल्स आर सोनोरस, मतलब गिरते हैं तो आवाज करते हैं, ये आवाज नहीं करते। मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेटल से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू हाई अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब मेटल सॉलिड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन तो अच्छा खासा होगा ना, तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर हम उनको खींचें या तोड़ने का प्रयास करते हैं तो टूटते नहीं आसानी से, ठीक है। और नॉन मेटल हो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू लो अट्रैक्शन और बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आप ले लो, ग्रेफाइट को ही ले लो, पेंसिल आपने देखी है टूट जाती है कि नहीं, नूक करते ही करते टूट जाती है, तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनकी, है ना। पेंसिल में जो ग्रेफाइट लगाता है काला काला, वो नॉन मेटल है। जिसके बाद फिर मेटल है हाई डेंसिटी, बिल्कुल इनकी डेंसिटी बहुत अच्छी खासी आती है। मेटल है लो डेंसिटी, है ना। अब यहाँ पर किसी को अगर आ रहा हो कि सर डायमंड भी तो नॉन मेटल में आता है, वो तो ऐसा होता नहीं, तो वो एक एक्सेप्शन है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्शन केमिस्ट्री में भर भर के पढ़े। जिसके बाद मेटल है हाई डेंसिटी, मेटल है लो डेंसिटी। बताइए आपको मेटल की हाई डेंसिटी होगी, मॉलिक्यूल्स पास पास में होंगे तो उनकी डेंसिटी तो ज्यादा होगी ही होगी। डेंसिटी मतलब घनापन, है ना। नॉन मेटल लो डेंसिटी। मेटल से हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये जो है मेल्ट होते हैं, गलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट तो और उससे ज्यादा होगा। लेकिन आप अगर नॉन मेटल की बात करें तो इसमें मेटल से है लो मेल्टिंग, इसमें नॉन मेटल आएगा, है ना। यहाँ पे नॉन लिख लेना दोस्तों। तो नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना है। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक एसिडिक ऑक्साइड। तो कुल मिला के आपको थोड़े बहुत पॉइंट याद रखना है, कम से कम 5 तो याद ही रखना है। तो आप समझ गए होंगे। धातु अधातु में भी आप कम से कम देखो 4 अंतर तो याद रखना है ना। इंग्लिश मीडियम भी 4 अंतर अच्छे से याद रखें। धातुएं चमकदार होती है, बिल्कुल चमक होती है इनमें। धातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन चमकता है तो ये एक अपवाद है। अपवाद मतलब एक्सपेक्शन। धातुएं आघातवर्ती है तथा तन्य होती है। आघातवर्ती मतलब पीटने पर बारीक सीट में कन्वर्ट हो जाती है। तन्य का मतलब खींचते हैं तो मतलब खींचती चले जाती है, वायर में बदल जाती है। लेकिन ये भंगुर होती है। भंगुर का मतलब कठोर, मतलब ये खिंचाती नहीं है, और हथौड़ा मारते हैं तो टूट जाती है। उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल इनको बर्तनों को हम रखते हैं गैस पर तो चारों तरफ से अच्छी आग पकड़ के चारों तरफ गर्म होते हैं। फिर वायर आपने देखा होगा, विद्युत के सुचालक मतलब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट अच्छे से फ्लो होता है। अपन घर पे तांबे का वायर यूज भी, कॉपर का वायर यूज भी करते हैं, लेकिन ये नहीं होती ग्रेफाइट को छोड़कर। सेल जो आते हैं वो ग्रेफाइट के बनते हैं, तो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है ना। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, सेल उसी के तो आते हैं, उसके अंदर काला काला ग्रेफाइट होता है, तो कुछ चालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर ये एक अपवाद है। गलनांक और क्वथनांक ऑब्वियसली बहुत उच्च होंगे। आपने देखा होगा लोहार की दुकान पर लोहे को कितना गर्म करते हैं, तो उनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। क्वथनांक मतलब, गलनांक मतलब गलने वाला, क्वथनांक मतलब उबलना, तो उबलना तो और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसका कम होता है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है ये, तो पहले भी समझ चुके हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 देखें तो व्हाई रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो, रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई सिंपल सी बात है, आप सांस छोड़ते हो सामने हाथ लगा के देखना तो थोड़ी गर्म लगती है कि नहीं सांस। अभी ठंड के दिन चल रहे हैं, अभी लगा के देखना तो गर्म लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके मुंह से थोड़ी बहुत हीट आती है कि नहीं। तो हीट अगर बाहर आएगी तो उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट का बाहर आना क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वही तो लिख रखा है, रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब सांस जब छोड़ते हैं तब। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। श्वसन को ऊष्मा से भी प्रतिक्रिया माना जाता है क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है, आपने देखा ही होगा। समझ गए दोस्तों। अब राइट एनी टू डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल तथा क्षार के बीच में कोई 4 अंतर लिखिए। तो अम्ल तथा क्षार के बीच में 4 अंतर आपको बताने हैं। अब अम्ल में आपको समझा चुका हूँ और क्षार भी समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी मैं देख बता दिया हूँ। ठीक है, जिसकी वैल्यू 7 से कम होती है, जिसकी वैल्यू 7 से कम होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। समझ गए। जिसके बाद मैंने आपको एक वो भी बताया था, पीएच वैल्यू का जनरली मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। अब लास्ट में जाएंगे, ये देखो, जिसमें H+ ज्यादा हो उसको एसिड कहेंगे, जिसमें OH ज्यादा हो उसको क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो आप देख सकते हो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो लिखा हुआ है सोर इन टेस्ट, बिल्कुल नींबू खट्टा होता है कि नहीं, और वो कैसा होता है, एसिड होता है कि नहीं। उसके अपन ने पीएच वैल्यू देखा था कि नहीं, कि नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है, कम होता है। ये लिखा हुआ है नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है, 2.4। तो जनरली देखोगे तो यहाँ 7 से कम है, तो नींबू इसके इधर कहीं आता है। और अगर आप फिर भी देखेंगे तो ये देखो, ये नींबू का यहाँ पर है कि नहीं नींबू, तो पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, तो खट्टे होते हैं। एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में। तो आप समझ ही गए होंगे कि स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन ये कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं, साबुन जैसे कि कड़वी होती है। ठीक है, तो अब चख के नहीं देखना है, लेकिन कड़वे होते हैं। जिसके बाद टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब इनको हम देखें अगर, तो ये क्या करते हैं कि चेक जब हम करते हैं इसमें, अगर मान लो नींबू में हम एक लिटमस पेपर आता है उसको रखेंगे ब्लू कलर का लिटमस पेपर, तो वो लाल हो जाता है। नींबू में अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर हम रखते हैं तो वो लाल हो जाता है। समझ में आ गया। देखो अगर लिटमस पेपर की बात करें, ठीक है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर अगर हम देखें इमेजेस, तो लिटमस पेपर इस प्रकार के होते हैं, ब्लू और रेड। समझ में आ गया। ब्लू लिटमस पेपर को अगर नींबू में रख दिया हमने, ब्लू लिटमस पेपर को नींबू में, देखो ये आपकी इमेज देखो यहाँ पर, ब्लू लिटमस पेपर को जब एसिड में रखते हैं तो वो रेड हो जाता है, और जब रेड लिटमस पेपर को बेस में रखते हैं तो ब्लू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत कलर में आते हैं। तो यही बात तो यहाँ पे लिख रखी है कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड और टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। समझ गए। अगला है एसिड चेंज मेथिलिक ऑरेंज टू रेड। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट अभी आपको, ठीक है, समझना जितना था हम समझ लिया। अब एग्जाम पास में तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि मेथाइल ऑरेंज जो होता है ना, एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है जो हम बनाते हैं। तो वो क्या करता है कि जब एसिड के संपर्क में आता है तो रेड हो जाता है, लेकिन बेस के संपर्क में आता है तो येलो कलर का हो जाता है। तो ये याद रखना है। फिनोलेफ्थलीन रिमेन कलरलेस। फिनोलेफ्थलीन जब एसिड के संपर्क में आता है तो कोई कलर शो नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब फिनोलेफ्थलीन आपके बेस के उसमें आता है संपर्क में तो पिंक कलर आता है। तो मेथाइल ऑरेंज अगर आप देखें तो देख लेते हैं, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इन एसिड। तो ये देखो इस प्रकार का पाउडर फॉर्म आता है जिससे हम ये चेक करते हैं। तो आपको बस याद रखना है ना, आपको रिसर्च नहीं करना, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिनोलेफ्थलीन भी ऐसे ही आता है ना। तो कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है बेस में, ठीक है। एसिड डू नॉट गिव सोपी टच, ठीक है, टच करने पर ये सोपी नहीं होता, लेकिन ये सोपी होते हैं, ठीक है। जिसके बाद गिव हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पर हमने देखा था ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन ये क्या देते हैं, OH आयन देंगे। तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्सी आयंस इन सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा
हिंदी में भी देख सकते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नींबू को चख के देख लेना। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, कसेले होते हैं, है ना। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अभी बताया था नीले कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसको कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। देखो नीले कलर को लाल कर दिया, लेकिन लाल कलर को नीला कर देते हैं क्षार, ठीक है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्लों को पानी में घोल घोल छूने पर चिकना प्रतीत नहीं होता, मतलब चिकटे चिकटे नहीं लगते, लेकिन क्षार चिकने प्रतीत होते हैं। जैसे कि साबुन आप देखते हो तो हाथ में चिपचिपी लगती है कि नहीं। अम्लों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से रहते हैं, लेकिन क्षारों में हाइड्रोक्सिक आयन आवश्यक रूप से रहते हैं। हाइड्रोजन आयन मैंने अभी जैसे कि बताया, ये क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है जो ज्यादा है एसिड में, लेकिन क्षार ज्यादा होते हैं किसमें, क्षार में। तो हाइड्रोक्सी आयन ज्यादा होते हैं, OH ज्यादा होते हैं क्षार में, इसमें H+ आयन ज्यादा होते हैं एसिड में। तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं किसके अंदर, अम्ल के अंदर, और इसमें क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो राइट एनी 4 यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जनरली 2022-2016 में देखा गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों को पता है हमने जिप्सम से प्राप्त करते हैं, इससे पहले भी हम समझ चुके हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। तो आप ये कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं, फिर भी हम समझ लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या उपयोग लिखिए, तो उपयोग क्या क्या है। तो देखो स्टूडेंट लिखा हुआ यूज इन मेकिंग कास्ट एंड पैटर्न फॉर मोल्डिंग ऑफ स्टेचू। तो आपने जैसे कि अभी ये सांचे और प्रतिमा बनाने के लिए कास्ट और पैटर्न बनाने में उपयोग किया जाता है। गणेश जी की मूर्ति, माँ दुर्गा की मूर्ति, है ना, अलग अलग मूर्ति आपने देखी होगी मार्केट में, तो जो रखी आती है उसमें किसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है चिकना होता है, उससे अच्छा एकदम फिनिशिंग आती है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही वो मूर्तियां बनाई जाती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट क्या है, यूज्ड एज अ सीमेंट इन ऑर्नामेंटल कॉस्टिंग फॉर मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल। बिल्कुल, है ना, सजावटी ढलाई और सजावटी सामग्री के लिए भी सीमेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जो मकान आते हैं उसमें पुट्टी काई की करते हैं, इसी की तो करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है। तो वो भी याद आपको रखना है, ठीक। बहुत सिंपल है इसके यूजेस, आप याद रख सकते हैं। यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल एंड फॉर मेकिंग चौक। आपकी जो चौक वगैरह बनाई जाती है, जिसके बाद अग्निरोधक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि आग ना लगे। एक बार इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है मानकर चलो, है ना। आग से भी ये बचाता है, आग नहीं लगती जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आग के लिए एक रोधक का काम करता है। चौक जो होती है बोर्ड पर हम यूज करते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 3 उपयोग होगा, याद रख सकते हैं। चौथा उपयोग क्या है, यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर इमोबिलाइजिंग द अफेक्ट पार्ट केस ऑफ बोन फ्रैक्चर और स्ट्रेन। कुल मिलाकर यह है कि अस्थि भंग खिंचाव के मामले में प्रभावित हिस्सों को स्थिर करने के लिए अस्पतालों में उपयोग करते हैं। आपने देखा ही होगा, अगर हाथ टूट जाता है तो हम प्लास्टर काय का चढ़ाते हैं, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो चढ़ाते हैं, उसी के नाम पर प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा, समझ गए। तो पेरिस वर्ड पेरिस नाम के एक कंट्री से आया हालांकि, लेकिन एक प्लास्टर शब्द काय से आया, प्लास्टर चढ़ गया, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बोल सकते हैं ना उसको। तो हमारा जो हाथ जो है टूट जाता है तो उस पर काय का चढ़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के चढ़ता है। तो ये सिंपल यूजेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ो, लेकिन समझ गए। और जिन स्टूडेंट के पास ये PDF है उनको दिखाई नहीं दे रहा तो देख लो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका भी ले लो, समझ रहे हो। इसके बाद फिर हिंदी में भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो हिंदी में, ठीक। तो लगभग आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जनक में अंतर लिखिए। कोई 4 अंतर लिखना है, बहुत भारी मात्रा में पूछा गया है क्वेश्चन 2022, 2019, 2018, 2017, 2011। तो निवेदन है इसे भी पढ़ें आप, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो सोप्स वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर। साबुन जो है वो सॉफ्ट वाटर यानी कि जिसमें अशुद्धि कम हो या हार्डनेस कम हो, उसमें अच्छे से काम करता है सॉफ्ट। लेकिन डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी काम करता है और सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है। तो याद रखना है सिंपल, ठीक है, कि सोप जो है वो सॉफ्ट यानी कि सिंपल। साबुन आपने देखा नहीं आपने, साबुन जो है वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है, और डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है। सोप कैन नॉट परफॉर्म अ क्लीनिंग एक्शन। बिल्कुल, इससे हम कपड़े नहीं धो सकते साबुन से, है ना। तो साबुन से कपड़े नहीं धो सकते, लेकिन इससे कपड़े धो सकते हैं आसानी से हम। दिस आर
सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो यह पॉइंट आपको सीधे सीधे याद रखना है, इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, इसी से साबुन बनाया जाता है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है। दिस आर सोडियम एल्कली सल्फोनेट्स और सोडियम एल्कली बेंजीन सल्फोनेट्स। ये पॉइंट भी सीधे सीधे आपको रटना है, याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन हार्ड वाटर कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर फॉर्म्ड विच आर इनसोल्युबल इन वाटर। तो ये भी आपको सीधे सीधे पॉइंट याद रखना है। इन हार्ड वाटर सल्फोनेटेड आर वाटर सोल्यूबल। ये पॉइंट दोनों आपको याद रखना है। ठीक, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इनको एग्जाम पास में आ रही है। दे गेट प्रेसिपिटेट एंड फॉर्म स्कम। बिल्कुल, ये क्या है कि एक स्कम फॉर्म करते हैं, हल्का फुल्का मतलब झाग टाइप में बनाते हैं। दे डू नॉट प्रेसिपिटेट लाइक सोप, स्कम इज नॉट फॉर्म्ड। स्कम का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ एक झाग तरह का बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो सोडा होता है डिटर्जेंट, उसमें तो झाग बन जाता है। तो स्कम का मतलब कुल मिलाकर जो है, इसके अंदर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, दे गेट प्रेसिपिटेट फॉर्म। स्कम मतलब नीचे जो है एक जमाव तरह से उत्पन्न हो जाता है अगर ये रखा रहता है तो, लेकिन इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको भी डायरेक्ट याद रखें, सिंपल सी बात है। जिसके बाद हिंदी मीडियम में भी देख लें, है ना। साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, लेकिन अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम सल्फेट लवण होते हैं। ये पॉइंट सीधा याद रखना है। ये केवल मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करते हैं। मृदु मतलब सॉफ्ट होता है। ये कठोर और मृदु दोनों के साथ झाग उत्पन्न कर लेते हैं, है ना। ये कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं। अविलेय मतलब जो विलय नहीं हो सकते, लेकिन ये कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते। समझ में आ गई, याद रखना है सिंपल। साबुन अपमार्जन की तुलना में कपड़े कम साफ करते हैं, आपको पता है, जबकि आपका सोडा जो है अच्छे से कपड़े साफ करता है। तो स्टूडेंट समझ में आपको आ गया होगा, है ना। इसके लिए अपने को नेट पर समझने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समझ ही गए होंगे आप। सिंपल कुछ चीजें तो याद ही रखना है सीधे सीधे। तो निवेदन है कि आप इन्हें याद रखें, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछें, मैं इसको दूर करने का प्रयास करूंगा। समझ में आ गई बात? तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आप स्कम का अगर आपको डाउट हो तो मैं आपको फोटो सर्च करके बता देता हूँ। स्कम इन सोप